नाउ थर्ड इज, जिस तरीके से आपने कंडक्टिंग देखा, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग, या मैं बोलूँ इंसुलेटिंग स्पीयर। ये देखने का यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। सो इसमें डिफरेंस क्या है? कंडक्टर में अगर आप जहाँ पर भी चार्ज दो वो सब सरफेस पे आ जाएगा, पर इंसुलेटर में आपने जहाँ पर चार्ज दिया चार्ज विल नेवर फ्लो। बस इसमें यही डिफरेंस है, चार्ज विल नेवर फ्लो। अब यहाँ पर हॉलो के लिए अलग होगा, सॉलिड के लिए अलग होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, अगर आप पहला वाला केस लेंगे, केस 1 हॉलो स्पीयर, मतलब अंदर पूरा खाली है, अंदर की तरफ पूरा खाली है। दिस इज द हॉलो स्पीयर। चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। अंदर कुछ होता तो चार्ज अंदर रिसाइड भी कर सकता था। ये कंडक्टर सॉरी इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है, तो इट्स ए हॉलो स्पीयर। तो अगर हॉलो स्पीयर है, चार्ज विल लाई ऑन द सरफेस आर। अब जब सरफेस पे लाई कर रहा है, इट विल एक्ट लाइक कंडक्टिंग स्पीयर, क्योंकि ये तो सेम ही केस है जैसे अभी हम लोग कंडक्टिंग स्पीयर का पढ़े हैं। कंडक्टिंग स्पीयर चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, वो जैसे बिहेव करेगा, ये नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्पीयर भी वैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा, बिकॉज अंदर में कोई जगह ही नहीं है। चार्ज किसको करोगे? चार्ज करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट सरफेस पे ही है, तो इट विल एक्ट लाइक कंडक्टिंग स्पीयर। मतलब फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 फॉर ऑल आर लेस देन कैपिटल आर, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square for all R greater than equal to capital R। एग्जैक्टली जैसा था मतलब कंडक्टिंग स्पीयर का, अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्पीयर आए, इट इज़ द सेम केस, बिकॉज उसमें भी चार्जेस कहाँ रिसाइड कर रहे थे? सरफेस पे। इसमें भी चार्जेस रिसाइड करेंगे सरफेस पे। दे आर फोर्स, दे आर बाउंड टू रिसाइड ऑन द सरफेस, बिकॉज देर इज नो प्लेस इनसाइड द कंडक्टर वेयर चार्ज कैन रिसाइड। सो हियर ग्राफ भी इधर इस केस में ऐसा ही बनेगा, इस केस में ग्राफ भी हमारे पास ऐसा ही बनेगा। फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस जैसा उसमें बना था, फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर का, यहाँ पर वही कैपिटल आर पे सेम स्टोरी बनेगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये सरफेस है, और ग्राफ इस तरीके से डिक्रीजिंग बनेगा जैसे उधर बन रहा था। राइट नाउ अगर आपके पास ये हॉलो स्फीयर नहीं होकर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर होता, तब स्टोरी डिफरेंट हो जाती। मीन्स टोटल चार्ज इज़ नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा कंडक्टर के केस में नहीं हो सकता है, जो मैं भी आगे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। राइट अगर आपके पास क्या है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द स्फीयर, कंडक्टर में नहीं हो सकता था, बिकॉज
कंडक्टर में जैसे ही चार्ज आप अंदर दे देंगे बाहर चला जाएगा, पर इंसुलेटर में देंगे चार्ज विल नॉट फ्लो, इसलिए उसका नाम इंसुलेटर है। अब इधर भी दो केस हो सकता है। पहला केस फॉर आर ग्रेटर देन आर, आपके पास दिस इज द रेडियस, और रेडियस से ज़्यादा दूर पे एक पॉइंट आपने लिया है P, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पे है, यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं। सेम तरीके से आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। इज द गॉसियन सरफेस जो बनाया, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस इधर बन गया है पॉइंट P पे। हम उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर ये स्पेरिकल चार्ज है तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे इस तरीके से होगी और इक्वल भी होगी। दिस इज़ पॉइंट A। सेम पॉइंट B पे भी आप अगर ज्वाइन करेंगे फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, एंड यहाँ पर भी सेम पॉइंट B पे भी जितनी होगी C पे भी उतनी ही होगी, सेम ही रहेगी फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स आप यहाँ पर जब आगे लिखेंगे फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, field intensity at point A will be equal to field intensity at point B will be equal to field intensity at point C। अब बोलेंगे सर आपने कैसे बता दिया, स्पेरिकल सिमेट्री है बच्चों। आप अगर यहाँ पर स्पीयर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा आप लॉजिक से बता सकते हैं, उसका और कोई तरीका नहीं है। अगर आप यहाँ पर एक रखे हुए हैं, एक स्पेरिकली चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो पॉइंट ए में जिस तरीके से आप देख रहे हैं चार्जेस, सारे चार्जेस पॉइंट ए से जितनी दूरी पे हैं, सारे चार्जेस बी से उतनी ही दूरी पे हैं, सी से बाकी सारे चार्जेस उतनी ही दूरी पे हैं। तो जब सभी चार्जेस सी बी ए से उतनी ही दूरी पे है तो देयर विल बी अ स्पेरिकल सिमेट्री। तो वहाँ पर आपके पास ए बी और सी पे सारा फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, अलग अलग आ नहीं सकती। आप बोलेंगे सर ए और बी के लिए अलग अलग आनी चाहिए। अब ए एक स्पीयर वाला पार्ट है, यहाँ से ये सेंटर से ए जो पॉइंट ए जितनी दूरी पे है, सेंटर से पॉइंट बी भी उतनी ही दूरी पे, सेंटर से पॉइंट सी उतनी ही दूरी पे, सारे पॉइंट उतनी ही दूरी पे। तो सेम कैसे आएगी, अलग अलग मतलब अलग अलग कैसे आएगी, सेम ही तो आएगी। अब डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड है तो आप यहाँ पर वापस से एंगल बोल सकते हैं, चूज़ एनी सरफेस, कोई भी सरफेस चूज़ कर लो यहाँ पर, और सरफेस चूज़ किए, डी ए वेक्टर के बीच का एंगल भी यहाँ पर इस केस में भी क्या है, 0 है। तो आप यहाँ पर जब बोलेंगे टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस S इक्वल्स Q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सारा का सारा चार्ज अंदर में है, इस वॉल्यूम के अंदर में, राइट। अच्छा, बहुत लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे सकते हैं Q इंटरनल के लिए। आपको Q इंटरनल टोटल Q नहीं देंगे, बोलेंगे सर टोटल चार्ज Q अंदर में है, या तो ऐसा दे सकते हैं टोटल चार्ज इज Q और इट इज़ गिवन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल्स रो, कुछ भी दे सकते हैं दोनों में से। तो आप यहाँ पर या तो आंसर आपके पास आ सकता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट Q इंटरनल, और आपके पास आता है रो V बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पार्ट हम देखे हैं कि ये रो इंटू V कैसे आया। आपको जो डेटा गिवन होगा उस तरीके से आप Q इंटरनल निकालेंगे। अगर आपके पास चार्ज गिवन होगा तो डायरेक्ट क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज डेंसिटी गिवन होगा तो उसे चार्ज निकालने का तरीका क्या है, रो इंटू V, और चार्ज डेंसिटी आपको यूनिफॉर्म ही होगा, कांस्टेंट ही दी गई होगी, राइट। तो QS की फाई S की वैल्यू आ जाएगी, E वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर A क्या है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, सो E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर cos 0 एंगल 0 है E और A वेक्टर के बीच में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
or you will see that E for R small r greater than capital R is given by 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square. Now it is acting like that total charge is placed at the center. मतलब for r greater than r, चाहे आप कंडक्टिंग स्पीयर बोलो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्पीयर बोलो, फॉर r greater than capital R, field intensity at any point will be just like as if the total charge is at the center of sphere. आपके पास पूरी फील्ड इंटेंसिटी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से टोटल चार्ज आपके पास कहाँ है, स्पीयर के सेंटर पे रखा गया है. और फॉर आर ग्रेटर देन आर, जिस तरीके से आपके पास इंसुलेटिंग स्पीयर बिहेव कर रहा है उसी तरीके से आपके पास कंडक्टिंग स्पीयर भी बिहेव कर रहा है फॉर आर ग्रेटर देन आर, नॉट फॉर आर लेस देन आर. राइट, आर ग्रेटर देन आर के लिए आपके पास इंसुलेटिंग स्पीयर एंड कंडक्टिंग स्पीयर दोनों सेम है, बट फॉर आर लेस देन आर में स्टोरी चेंज हो रही है. फॉर आर लेस देन आर यहाँ पर बस खाली स्टोरी चेंज होती है. देखो क्या स्टोरी चेंज होती है. यहाँ पर आर लेस देन आर लिया गया, अंदर में कोई भी एक पॉइंट लिया जाएगा. यहाँ पर इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, हर जगह पे अच्छे से चार्ज है. सो अब यहाँ पर कोई भी अंदर में सेंटर से आपको आर डिस्टेंस की दूरी पे अंदर में एक पॉइंट लेना है P, आर डिस्टेंस की दूरी पे, और यहाँ पर क्या करना है, आपको फ्लक्स निकालना है. अगर कंडक्टर होता तो सारे चार्जेस सरफेस पे होते, क्योंकि इंसुलेटर है सारे चार्जेस सरफेस पे नहीं रहेंगे. तो वापस से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जैसे कंडक्टर के अंदर बनाए थे वैसे ही इसके अंदर भी बनाएंगे गॉसियन सरफेस. इसके अंदर बना गॉसियन सरफेस बना लिए एंड पॉइंट भी इसके ऊपर लाई कर रहा है. तो दिस इज़ आवर गॉसियन सरफेसेस, और ये आपके पास टोटल रेडियस आर है. आपको एक बात बता दूं, इस सरफेस पे भी अगर आप कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होती है और यहाँ पर इक्वल भी होती है बिकॉज ऑफ सिमेट्री. इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ गॉस लॉ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही लगा सकता हूँ. आप देख सकते हैं अंदर में जैसे पॉइंट ए, बी और सी, ए बी सी के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है. सिंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, सिंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन around A, B and C is same. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो उन पॉइंट्स पे फील्ड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. देखो बहुत लॉजिक वाला बात है. ए अपने चारों तरफ देखेगा, उसको जिस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है बी को भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, सी को भी सेम तरीके से दिखाई दे रहा है. तो फील्ड इंटेंसिटी at A equals field intensity at B equals field intensity at C, and it is radially outward. So now if it is radially outward, आप यहाँ पर क्या करेंगे,
उसी तरीके से फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इक्वल्स क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अब यहाँ पर क्यू इंटरनल निकालना है आपको। क्यू इंटरनल मतलब टोटल इसके अंदर कितना चार्ज है। आपको पता है टोटल स्फीयर के अंदर चार्ज क्यू है, पर इसके अंदर निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। हाउ क्यू इंटरनल इज़ कैलकुलेटेड? आप बोलेंगे यूनिटरी मेथड यूज़ कीजिएगा। वॉल्यूम, इफ़ वॉल्यूम इक्वल्स 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, चार्ज इक्वल्स कैपिटल क्यू। इफ वॉल्यूम, क्योंकि हमको जानना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो चार्ज की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाने के बाद, ये दो टर्म कैंसल आउट हो जाने के बाद, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज Q स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। मिल गया। इतना ही स्टोरी था बस, और कोई स्टोरी था ही नहीं। तो आपके पास फाइव की वैल्यू इक्वल्स Q स्मॉल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब फ्लक्स निकाल सकते हैं, E डॉट डी ए, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कांस्टेंट है इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल होता तो यूज़ नहीं कर पाता। तो A की जगह पे एंगल 0 डिग्री है, तो E निकालना है। A की जगह पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये R से A बच गया। आपके पास आंसर देखो, E इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, ऊपर में स्मॉल आर, बाकी सब कांस्टेंट है। यू कैन सी दैट E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। मतलब एट सेंटर फील्ड इज़ 0, आप ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज R 0 तो फील्ड भी 0 एट सेंटर। तो अपने पास फॉर सॉलिड, ये जो सॉलिड कोन स्पीयर है, दिस सॉलिड स्पीयर, इस सॉलिड स्पीयर की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्पीयर, जब हम लोग लिखेंगे इतना ही सॉलिड स्पीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, अगर अंदर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर फॉर आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब फॉर ग्रेटर देन इट इज़ बिहेविंग लाइक, देख लो, फॉर इट इज़ बिहेविंग लाइक ए कंडक्टिंग स्पीयर, फॉर लेस देन अलग वैल्यू है सॉलिड स्पीयर के लिए। तो यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ बनेगा इस पॉइंट पे, सेम डिस्टेंस R E, और यहाँ पर आपके पास बनता है कैपिटल R की स्टोरी। कैपिटल R पे वैल्यू वही रहेगी जैसे स्पीयर्स की रहती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर। आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो, नीचे वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लो या ऊपर वाले इक्वेशन में, यू विल गेट द आंसर। नाउ ग्राफ इधर का ऐसा बनता है, फॉर R लेस देन R के लिए आपके पास ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, सी स्ट्रेट लाइन। और जब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो ये वैसे ही बनेगा जैसे बाकी सबके लिए बनता है, इट इज़ बिहेविंग लाइक ए कंडक्टिंग स्पीयर। ऐसा ग्राफ आता है आपके पास फील्ड इंटेंसिटी का।
देख लो, इसी तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा देखने को इसमें फिल इंटेंसिटी के लिए, राइट। सो दिस इज अबाउट सॉलिड इंसुलेटिंग स्पीयर या नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। नॉन कंडक्टिंग स्पीयर मतलब हॉलो स्पीयर, इट विल सेम एज कंडक्टिंग स्पीयर, पूरा सेम है। पर सॉलिड स्पीयर पूरा सेम नहीं है, बाहर के लिए सेम है, अंदर के लिए अलग वैल्यू आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू आती है। आई होप आपको ग्राफ इसका समझ में आ गया। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट इज इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल रॉड। इनफाइनाइट third one, infinite cylindrical charged rod। अब इनफाइनाइट है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री आती है, ये पढ़ाया था, इनफाइनाइट रॉड का दिखाया भी था, 3D डायग्राम भी आपको दिखाया था। इसमें जो आपके पास सिमेट्री आती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री आती है, आपको ये बात बताया भी गया था। तो इनफाइनाइट रॉड है, ऊपर नीचे तो हम लोग वैसे भी क्या करेंगे, लेकर जाएंगे ना। रॉड का रेडियस आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। रॉड का, क्योंकि इनफाइनाइट रॉड है, हम इसका रेडियस बहुत स्मॉल होगा, इनफाइनाइट रॉड है, इसका रेडियस एकदम छोटा सा रेडियस होगा इसका, आप इसका रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉल आर। हालांकि अभी रिक्वायर्ड नहीं है हम, क्योंकि बाहर की तरफ ही लेने वाले हैं, एंड ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये रेडियस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लैम्बडा ले लो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। हमको ये बात पता है कि हम लोग अगर कोई भी पॉइंट पे लेते हैं तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड आती है, ये हमको पता है। अगर इस पॉइंट पे लूँगा, ये इफ़ दिस पॉइंट इज़ कंसिडर, इधर भी ये पॉइंट ए है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ रहेगी, या बी पॉइंट लूँगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो सरफेस चूज़ करते हैं दैट इज़ अ सिलेंड्रिकल सरफेस। यहाँ पर जो सरफेस चूज़ किया जाता है दैट इज़ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चलो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं कोई भी एक छोटे से रीजन में। This is the cylindrical Gaussian surface that we have enclosing this your charged particle, enclosing your this charged particle, that is cylindrical rod. Now at every point on this Gaussian surface, चाहे आप कोई भी पॉइंट के बारे में बात कर लो, इस Gaussian surface पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड ही होगा। कोई भी पॉइंट के बारे में बात कर लो, यहाँ पर जैसे इधर बात करेंगे रेडियली आउटवर्ड, इधर बात करेंगे रेडियली आउटवर्ड। और आपको ये बात पता है सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, मतलब एट ऑल दिस पॉइंट P Q, राइट, ऑल दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q का मैग्नीट्यूड। ये बात आपको पता है, ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर दिया हूँ।
तो हमारा गॉस लॉ का एक काम तो ख़त्म हो गया। एंड अगर मैं एरिया वेक्टर के बारे में भी बात करूं, यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर निकालोगे, सिलेंडर है तो ध्यान से समझना, आप इसको ऐसे सिंबल ज्वाइन कर दोगे। मैंने इसका भी एरिया वेक्टर आपको बताया है, यू कैन सी दैट एरिया वेक्टर लेक्चर, ये भी रेडियली आउटवर्ड ही आएगा, इसका भी एरिया वेक्टर बताया। तो एंगल इनके बीच में क्या है, ज़ीरो है। जब एंगल ज़ीरो है सिलेंड्रिकली चार्ज रॉड में, सो व्हाट यू नीड टू डू, टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेट द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल एलिमेंट बी l, कैंसिल आउट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। q इंटरनल के लिए अपन को क्या करना, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या बोलेंगे, लैम्बडा इंटू एल इज टोटल चार्ज इनसाइड इट। अगर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, q इंटू लैम्बडा इंटू एल, राइट। तो यहाँ पर बाय तो एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब फ्लक्स निकालना है ये सरफेस से, आप देखेंगे फ्लक्स, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर के आपके पास 3 सरफेस है, 2 सर्कुलर सरफेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। सिंस field is radially outward, so flux through circular surface is 0 as एरिया वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू फील्ड वेक्टर। आप यहाँ पर अगर देखें, इधर जो एरिया वेक्टर आएगा, इस केस में जो एरिया वेक्टर आएगा और इधर एरिया वेक्टर आएगा, ये परपेंडिकुलर है फील्ड को, खाली कर्व्ड सरफेस एरिया वाला परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसकी वजह से, सर्कुलर सरफेस की वजह से टोटल फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से नहीं होगा वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस, क्योंकि बाकी सबकी वजह से भी आप लिखेंगे पर उनकी वजह से ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज टोटल फ्लक्स अगर आप लिखेंगे ऐसे बोलेंगे कि टोटल फ्लक्स में फ्लक्स ड्यू टू सर्कुलर सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सर्कुलर सरफेस 2 प्लस कर्व ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, ऐसा पूरा लिखेंगे, इक्वल्स लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इन दोनों की वजह से तो ज़ीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस क्या बचता है, ई वेक्टर डॉट एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इक्वल्स लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको ये बात पता है, एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री एंड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स 2 पाई आर एल, E into 2 pi r l equals lambda l upon epsilon naught। तो ये वाला पार्ट कट गया, तो E की वैल्यू हो गई आपके पास लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये वाला पार्ट भी आप पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बताया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्बडा बाय आर filled due to infinite charge rod and it will be outward, रेडियली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है इट विल बी रेडियली इनवर्ड, राइट।